क्या वॉर 2 में जिम आएगा? अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पठान में कर्नल लूथरा ने ये कहा था। जिम और कबीर हमारे बेस्ट एजेंट्स काफी सिमिलर भी थे। कैलकुलेटिव, प्रिसाइज, मैथोडिकल। और कुछ लोगों ने तो टीजर में भी जिम को नोटिस किया होगा। डोंट वरी, मैं आगे तुम्हें प्रूफ भी दूंगा। लेकिन जिम के अलावा भी और कई सारी मिस्ट्रीज है जो ये टीजर हमारे सामने छोड़ के गया है। जैसे कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी, इसमें कितने कैमियोज होंगे, अल्पा से कनेक्शन कैसे दिखाया जाएगा, क्या सौरभ वापस आ सकता है, एनटीआर कबीर के पीछे क्यों लगा है। और क्योंकि टीजर में इतने सारे सवाल बाकी थे तो मुझे लगा यार एक और वीडियो तो बनता है। लेकिन इसमें सिर्फ थेरीज पे बात नहीं हो, बल्कि हम वायर स्पाई यूनिवर्स की एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसकी वजह से ये आसमान से जमीन पे गिर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अब भले ही टीजर से हमें स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, पर टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन से एक अंदाजा तो हो जाता है कि इंडिया का अब एक नया दुश्मन है जिसके पीछे कबीर अनऑफिशियली लगने वाला है। और अगर तुम्हें याद है तो वॉर मूवी के लास्ट में कबीर कर्नल लूथरा से बोलता है कि जब तक मेरे ईमान की कीमत रहेगी इसके खरीदार भी बहुत होंगे। और इसी फिल्म के लास्ट में रॉ से कबीर को गद्दार घोषित किया जाता है। सिर्फ कर्नल को ही पता है कि वो सीक्रेटली इंडिया के लिए ही काम कर रहा है। और अब जिस मिशन पे लूथरा ने उसे भेजा है उसमें उसे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और वो मिशन क्या होने वाला है ये मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में बताऊंगा। लेकिन जब उसका खून खराबा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर वॉर 1 की तरह वो इंडियन रॉ एजेंट को विदेश में मारेगा, तब रॉ उस पे एक्शन लेना चाहेगी और तब वो एनटीआर के कैरेक्टर को भेजेगी। अब एनटीआर के कैरेक्टर का ऑफिशियल नाम क्या है अपने को नहीं पता है, पर रूमर्स के हिसाब से उसका नाम वीरेंद्र रघुनाथ होने वाला है, जो पहले ये पता करने की कोशिश करेगा कि क्या वाकई में कबीर एविल बन चुका है। और जब उसे यकीन हो जाएगा कि ये वो पहले वाला कबीर नहीं है, तब वीरेंद्र रोकने के लिए उसे उसके पीछे जाएगा। पर ऑब्वियसली जैसा कि मैंने ऊपर कहा, कबीर ये सब कुछ अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कर रहा होता है। लेकिन आखिर उसका मिशन क्या है? तो मेरे दिमाग ने जो थ्योरी बनाई है उसके हिसाब से कबीर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने गया है जो पूरी दुनिया में फैली है। इसका मकसद दुनिया के तमाम देशों में धर्मों के नाम पे, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, पैसों के लिए या फिर जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं उनसे सिर्फ आतंक फैलाना ही होगा, ताकि उस देश की नींव को हिलाया जा सके और जब वो कमजोर हो जाए तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। और हमारी कहानी में वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में सक्सेसफुली ये चीज कई देशों के साथ कर चुकी होती है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल होता है। और जिस भी देश के साथ वो ऐसा करते हैं, यानी कि वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ताकत का यूज करके आतंक फैलाते हैं। दुनिया के लिए भले ही वो देश आजाद होता है, पर एक्चुअली में उस पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होगा। और अब उनका टारगेट इंडिया है। जब कर्नल को ये बात पता चली तो उन्होंने कबीर को इतने बुरे काम करने को बोले कि उसके कारनामों से इस ऑर्गेनाइजेशन की नजर उस पे पड़ जाए। वैसे ये बार बार ऑर्गेनाइजेशन बोलना आसान करने के लिए हम उसे जेड नाम से बुलाएंगे। तो सीधे तौर पे कर्नल चाहती है कि कबीर जेड को ज्वाइन करे, जिसके लिए उसे इतना खून बहाना पड़ेगा कि दुनिया, रॉ और जेड को ये यकीन हो जाए कि वो अब एविल है। और मैंने टीजर में कबीर के चेहरे पे वो क्रेजी स्माइल देखी है जो इससे पहले लड़ते हुए उसके चेहरे पे कभी भी नहीं थी। मतलब कि अगर तुम वॉर मूवी को देखोगे तो किसी भी वक्त किसी भी फाइट में उसके चेहरे पे ये वाली स्माइल नहीं देखने को मिलती, जैसे कि उसे लड़ाई में मजा आ रहा हो, यानी कि उसे लोगों को मारने में मजा आ रहा है। इसीलिए लूथरा उसे बोल रहा था कि ये चीज ना एक बाप अपने बेटे को बोल सकता है और ना एक ऑफिसर अपने सोल्जर को, क्योंकि पहले तो इसमें बचना मुश्किल है और अगर बच भी गए तो पूरी दुनिया तुम्हें टेररिस्ट मानेगी। और उससे भी भयंकर ये होगा कि कहीं तुम डेविल का नाटक करते करते सच में ही डेविल ना बन जाओ। लेकिन जहाँ तक मैं कबीर को जानता हूँ वो अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इमोशन है, देशभक्ति। पर ये बात वीरेंद्र को नहीं पता, इसलिए वो उसके पीछे पड़ेगा। जेड जो कबीर को मिशन देगा उसमें वीरेंद्र उसकी रुकावट बनेगा। और टीजर में जो उनके फाइट सीन होंगे वो तभी के होंगे। लेकिन ये जो बर्फ वाला सीन है जिसे आमतौर पे सभी ये समझ रहे हैं कि क्लाइमैक्स का सीन होगा, मेरे थ्योरी के हिसाब से ये इंटरवल के पहले ही होगा, जहाँ पर लड़ाई में वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे। लेकिन फिर इंटरवल के बाद उन दोनों के बीच शर्वरी की एंट्री होगी, जिसको ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। और वो वीरेंद्र को समझाएगी कि कबीर की तरह उसको भी यहाँ पे अल्पा ने जेड में शामिल होने के लिए भेजा है, ताकि उनके इंडिया के ऊपर अटैक के सीक्रेट जान सके। और इसी मिशन के दौरान वो दोनों आपस में मिले थे, यानी कि कबीर और शर्वरी का कैरेक्टर। लेकिन वो अभी तक उनका प्लान नहीं जान पाए हैं और ना ही उनके लीडर को देख पाए हैं। यही नहीं बल्कि उनके साथ जेड में जितने भी लोग हैं उन सभी ने बस उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की बातें ही सुनी है।
लेकिन उसे किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है। पर वीरेंद्र को सच पता चलने के बाद भी जो तबाही कबीर ने की है उसे देखते हुए वो उसे रॉ में वापस ले जाने की बात करता है। इसकी वजह से कबीर वहाँ से भाग जाता है और क्योंकि वीरेंद्र भी बहुत घायल होता है तो वो उसका इस बार पीछा नहीं करता। अब देखो ऐसा कुछ दिखाने से दो चीजें बेटर हो जाएंगी। एक तो अल्फा और वॉर 2 का कनेक्शन अच्छे से बन जाएगा क्योंकि शर्वरी का कैरेक्टर आगे भी कबीर के साथ पूरे मिशन में रहेगा। यानी कि इस बार ये बस कैमियो खेलने की जगह वाकई में एक अच्छा इंटर कनेक्शन बिठा पाएंगे। दूसरा NTR RRR के बाद अगर वॉर 2 के लिए हाक कर रहे हैं यानी कि ये बस एक विलन का रोल नहीं होगा, वो भी RRR के सक्सेस के बाद बस एक ही फिल्म के लिए विलन का रोल वो नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले फिल्मों में भी हमें देखने को मिलेंगे एक एजेंट के तौर पे ही। खैर अब वहाँ से बच के आने के बाद कबीर और शर्वरी के साथ एक मिशन पे एक नए आदमी को भेजा जाएगा जो होगा जिम। और फिर शर्वरी के पूछने पे कबीर और जिम दोनों मिलके अपना पास्ट उसे बताएंगे और पास्ट खत्म होने के बाद जब मिशन खत्म हो जाएगा तो कबीर उसे ये भी पूछेगा कि मैंने तो सुना था कि तुम मर गया। और तब जिम उसे अपने बचने की कहानी भी सुनाएगा कि कैसे जेड इंडिया पे हमला करने के लिए कुछ ऐसे एजेंट को ढूंढ रहा है जो गद्दार हो चुके हो लेकिन उन्हें इंडिया के बारे में उतना कुछ पता हो जो कि जेड को भी आज तक पता नहीं है। इसलिए उनकी नजर हमेशा से ही जिम, कबीर और टाइगर जैसे एजेंट पर थी और इसलिए जैसे ही जिम वहाँ से गिरा जेड के लोगों ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे उसे बचा लिया। अब कबीर उससे पूछता है कि क्या तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को देखा है तो जिम कहता है उसे किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ तक काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जिम वापिस आ गया, वही पे हमने अल्फा का कनेक्शन भी वॉर 2 से बिठा दिया और वही पे वीरेंद्र रघुनाथ के फ्यूचर को लेकर भी बात कर ली कि वो अब स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा और आगे हो सकता है कि उसकी भी एक सोलो फिल्म आ जाए। और अगर तुमने मेरा टीजर ब्रेकडाउन देखा है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कबीर दुनिया के कई कोनों में मिशन पे जाने वाला है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंडिया में कबीर और जिम को भेजने से पहले कबीर को चेक करना चाहती है कि ये साला कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है। अब इन सब में वीरेंद्र उनके पीछे ही होगा। पर फाइनली जब लास्ट में कबीर को इंडिया को तबाह करने का प्लान पता चल जाएगा या फिर उसे ही उस मिशन पे भेजा जाएगा तो वो सबसे पहले लूथरा से कांटेक्ट करेगा और फिर लूथरा वीरेंद्र को समझाएंगे कि हमें सबसे ज्यादा हमारा देश जरूरी है। मॉरल वैल्यूज की बात बाद में हो जाएगी और इसलिए उसके समझाने के बाद वो तीनों एक टीम में होंगे यानी कि कबीर, शर्वरी का कैरेक्टर और वीरेंद्र। और उनके सामने अगेन जिम अकेला खड़ा होगा जो इंडिया को जेड के प्लान के हिसाब से बर्बाद करना चाहता होगा। उसका प्लान वाकई में डेंजरस होगा और जेड की पावर्स के साथ उसे रोकना इन तीनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कबीर उसे समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो नहीं मानेगा और तब लूथरा पठान से कांटेक्ट करके उसे भी इनके साथ अपनी टीम को लेकर भेज देगा। अब ये सब मिलके जेड के मिशन को फेल कर देंगे लेकिन जिम फिर से बच के चला जाएगा। साथ ही में जाते हुए इन लोगों को वार्निंग भी देता जाएगा कि ये तो बस शुरुआत थी और ये एक्चुअली में उस लीडर का कोई प्लान नहीं था बल्कि वो देखना चाहता था कि कबीर या फिर बाकी सारे कैसे रिएक्ट करते हैं और असली प्लान तो अब शुरू होगा। यानी कि मुसीबत अभी आई नहीं है बल्कि आगे आने वाले फिल्मों में आने वाली है। और देखो यार मैं तुम्हें सिर्फ अपनी थ्योरी बता रहा हूँ इसलिए डिटेल स्टोरी में घुस के सब नहीं बताने वाला कि जेड का मिशन क्या था, क्या उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन था जो कि वो इंडिया पे छोड़ने वाला था और फिर कबीर और बाकी टीम ने मिलके उसे कैसे डिफ्यूज किया या फिर जिम इन सबसे कैसे लड़ेगा, कौन किसको कितनी फाइट्स मारेगा और वो कैसे भागेगा, ये सब मैं नहीं बताने वाला। तो हाँ कहाँ थे हम? ओके मूवी के क्लाइमैक्स में। तो मूवी के क्लाइमैक्स के बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टाइगर का इन सभी को कॉल आएगा जहाँ पे सभी यानी वीरेंद्र, पठान, कबीर, शर्वरी और कोलोनल जेड के लीडर के बारे में बात कर रहे होंगे। तब टाइगर उन्हें बताएगा कि उसने जेड के लीडर का पता लगा लिया है और वो उन्हें उसका फोटो भेजेगा और तब पहली बार हमें स्पाई यूनिवर्स के थैनोस की एक झलक देखने को मिलेगी। टाइगर उन्हें बताएगा कि वो जब आतिश से लड़ रहा था तब उसके हाथ आतिश की एक सीक्रेट फाइल लगी थी जिसमें जेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि कैसे वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। आतिश भी उन्हीं के लिए काम करता था और उनका अगला टारगेट इंडिया है और इसलिए जब से उसे ये पता चला है तभी से वो इसके बारे में डिटेल्स निकाल रहा था और करीब 1 साल की रिसर्च के बाद उसे थैनोस की बस एक इमेज मिली है और वो इमेज भी हल्की सी धुंधली और पुराने जमाने की होगी ताकि ऑडियंस की थैनोस को देखने के बाद उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहे कि वो कौन है या फिर उसे कौन सा एक्टर प्ले
कर रहा है। वैसे यहाँ पर टाइगर का जेड को ढूंढने का सेंस इसीलिए बनता है क्योंकि वो हमेशा वर्ल्ड टूर पे ही रहता है, और अगर ऐसा हुआ तो वायर अप की सभी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें एक मंजिल मिल जाएगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया पे सीक्रेटली राज करना चाहती है। दूसरा, इनके बाकी फिल्मों के साथ भी कनेक्शन बैठ जाएंगे, और फाइनली कबीर, जिम और पठान एक फ्रेम में दिखेंगे, क्योंकि इन तीनों को मिलकर अब एक नई तगड़ी वाली टीम बनानी पड़ेगी, देसी एवेंजर्स। टान टान टान। खैर ये टीम क्या करेगी? ऑब्वियसली जेड ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने का काम करेगी, और उसका नाम जोकर ही रहेगा जो पठान का दिया हुआ है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉर 2 से इन्हें अपना वायर स्पाई यूनिवर्स रियल में एस्टेब्लिश करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊंगा वैसा ही होना चाहिए, पर चीजों को और बेटर करके इन्हें अपने कनेक्शन को ऐसे ही बिल्ड करना चाहिए। और जहाँ पर रही जिम की थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल में वापस आने की बात, तो इस पे सिद्धार्थ आनंद ने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पे कहा था कि जिम को बचाने के लिए उनके पास कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि वो सिंपली पैराशूट से भी बच सकता है। और यही नहीं बल्कि वो जिम के एक स्पिन ऑफ मूवी का भी प्लान बना रहे हैं। तो अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए तुमको? हालांकि खालिद या फिर सौरभ के वापस आने का कोई चांस नहीं है, पर हाँ मुझे टीजर ब्रेकडाउन वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक थ्योरी मिली जिसमें लिखा था कि विजेंद्र जिस शिप में गया है वो एक्चुअली में जिन लोगों ने जिम और जिम की पत्नी को पकड़ा था वही लोगों को मारने गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिम की बीवी को मारने वाले और यहाँ वीरेंद्र जिनको मार रहा है वो दोनों ब्लैक है। बेटे अगर इस लॉजिक से जाए तो फिर तो हम जिम को मैन इन ब्लैक में भी भर्ती करवा सकते हैं। क्या यार कुछ भी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिम का बदला लेने के लिए वीरेंद्र वहाँ गए हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार जिम को मरे हुए या फिर उसकी पत्नी को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं। और तुम लोग ये भी भूल गए कि जिम वहाँ से बच के निकला था, यानी कि उसके पत्नी के मरने के बाद जिम की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन जिम तो जिंदा था। यानी कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जिम ने खुद ही उन लोगों को मार दिया था, और अगर जिम ने उन लोगों को मारा तो वीरेंद्र फिर से उनको कैसे मार सकता है? वैसे बीच में न्यूज भी आई थी कि जॉन को वॉर 2 के सेट पे देखा गया है, पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। हाँ लेकिन डायरेक्टर की बातों से इतना तो तय है कि जिम अभी जिंदा है, और ये भी उतना ही कंफर्म है कि एनटीआर का कैरेक्टर विलन नहीं है, यानी कि फिल्म का विलन कोई और हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मैं उसके रोल में जिम को ही देखना चाहूंगा। सोचो कितना कमाल होगा जब लास्ट में हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ा हरामी जिम है। मतलब कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर तो नहीं है, लेकिन अब तक जो हो रहा है उसका जिम्मेदार जिम ही है, और ये दोनों मिलकर जिम से लड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो मरेगा नहीं। मतलब ये कितना फैसिनेटिंग है। खैर चलो अब थोड़ा वॉर 2 की प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे इसके टीजर को मिक्स रिव्यू मिले हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, पता नहीं किसकी हाई लग गई। खैर सभी लोग वॉर मूवी जैसा ही कुछ चाह रहे थे। उम्मीदें इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि टीम में एनटीआर और अयान भी जुड़े थे। एनटीआर ने जो RRR में परफॉर्मेंस दिया था और अयान ने ब्रह्मास्त्र को जिस तरह से प्रेजेंट किया था, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये तीनों मिलके क्या करेंगे। लेकिन टीजर ने सबके उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ना तो एनटीआर का लुक स्पेशल था और ना वीएफएक्स सुधरे हुए थे, और एक्शन भी कुछ मास फिल्म से आगे नहीं था। मतलब सोचो तुम पुष्पा 2 का एक्शन भी इससे बेटर था। नहीं मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वॉर 2 है यार ये फिल्म, कोई पुष्पा 2 थोड़ी है, तो एक्शन तो बेटर होना चाहिए ना। पर ऑनेस्टली इसमें डायरेक्टर की गलती नहीं है, उन्होंने ब्रह्मास्त्र से हमें इंडिया के बेस्ट विजुअल्स दिए हैं। तो ये बात तो किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगी कि वो इतने घटिया ग्रीन स्क्रीन का यूज अपनी फिल्म में तो नहीं करेंगे। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये फिल्म वायर अप की है, अयान मुखर्जी की नहीं, और इनकी हर फिल्म में वीएफएक्स घटिया ही होते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये खुद ही की कंपनी में वीएफएक्स क्रिएट करते हैं। तो पैसा बचाओ घर चलाओ, क्वालिटी तो गिरेगी ही ना। गूगल के हिसाब से वॉर 2 का बजट 200 करोड़ है, लेकिन साला इनके वीएफएक्स माउंटेन ड्यू की एड से भी घटिया है। और मैं सच कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम दिन ब दिन इनके आने वाली फिल्मों में बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि प्रॉफिट को देखते हुए ये लोग जानबूझ के इसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस तो वैसे भी देख ही रही है। उन्हें पता है कि अगर पठान के वीएफएक्स इतने घटिया होने के बाद भी ऑडियंस ने 1000 करोड़ पार करवा दिए, तो फिर वॉर 2 में वो फालतू का पैसा वीएफएक्स पे खर्च क्यों करेंगे, जो कि एक्चुअली में बहुत बुरी बात है। वॉर 2 इतनी बड़ी फिल्म है कि घटिया निकलने के बाद भी कलेक्शन तो बहुत बड़े होंगे, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इन्होंने वीएफएक्स पे काम नहीं किया तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उन रिकॉर्ड्स को तोड़ ही नहीं पाएंगी जिनको जवान या फिर KGF 2 जैसी मासी फिल्में इस जॉनर में बना के गई हैं। और सीरियसली अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं पब्लिक
कि सुनो और मूवी के वीएफएक्स सुधार लो भाई। और कुछ तो बदला भी नहीं जा सकता, पर वीएफएक्स तो बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो हमारा तो एक्सपीरियंस खराब होगा ही इसकी माँ का। लेकिन तुम एक मौका खो दोगे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का। ट्रस्ट मी भाई लोग, इनके पास वॉर 2 ही वो एकलौता मौका है। उसके बाद तुम्हें वो मौका नहीं मिलने वाला, चाहे तुम पठान वर्सेस टाइगर ही क्यों ना कर लो।